हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं संतोष देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज घरगोड़ा से आप लोगों के समक्ष आज फिर से मैं उपस्थित हूँ। पिछले बार आप लोगों को पढ़ाया गया था बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल विषय में भारत के प्रमुख फसलें। उसी लेसन का ये दूसरा भाग है। तो आज हम उस दिन के जो टॉपिक जो अधूरा छोड़ दिए थे उसको आज पूरा करेंगे। तो बच्चे लोग, उस दिन हम देखिए, सबको पहले स्वागत करता हूँ मैं। उस दिन आप लोगों को भारत के प्रमुख फसलों के बारे में बताया गया था। इसमें चावल, गेहूं और कपास की जानकारी दी गई थी आप लोगों को। आज की क्लास में हम आपको इसकी और महत्वपूर्ण जो फसलें उगाई जाती हैं भारत में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के बारे में। तो आज हम मुख्य रूप से 4 फसलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 फसलों को एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। वैसे तो बहुत सारी फसलें हैं पूरे भारत में, लेकिन 4 आज पहले तो हम गेहूं, कपास और चावल पढ़ लिए हैं। आज 4 फसल के बारे में पढ़ेंगे। एक है गन्ना, दूसरा जूट, एक तीसरा चाय और कहवा। देखिए गन्ना का यहाँ पर मैं चित्र भी डाल दिया हूँ, गन्ने का और जूट का और ये चाय का और ये कहवे का। तो एक के बाद एक करके चारों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं गन्ना। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सुगरेंस ऑफिसिनेरम करके है। इसको वैज्ञानिक नाम रखा गया है। और ये जो है इसका मूल स्थान जो है ये भारत ही है। मतलब भारत में ही इसको सर्वप्रथम पैदा किया गया ऐसा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा कुछ और। भारत में गन्ना भारत की एक प्रमुख औद्योगिक फसल है। गन्ना बांस की प्रजाति एक पौधा है, उसे बांस जैसे दिखता भी है वो। इससे गुड़, खांड एवं चीनी बनाई जाती है। गन्ने को क्या है कि उसको गन्ने से रस निकालते हैं और उसके रस से ही गुड़, खांड एवं चीनी बनाई जाती है। ठीक है। गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्यूबा के बाद दूसरा है। मतलब ये जो क्यूबा है, क्यूबा मतलब ये है वेस्ट इंडीज, जो आप लोग जानते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है क्यूबा करके। वो गन्ना उत्पादन में उसका विश्व में पहला स्थान माना जाता है। भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। लेकिन गन्ने का जो उत्पादन क्षेत्र है उसकी दृष्टि में देखा जाए तो भारत का प्रथम स्थान है। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता है भारत में, लेकिन उत्पादन कम होता है क्यूबा की अपेक्षा। ठीक है चलो, यहाँ विश्व का लगभग 37% गन्ना उत्पादन किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से गन्ना उत्पादन होता है। खैर यहाँ तो ये जननी है गन्ने की भारत। इसके खोई से कागज, खोई मतलब जो भूसा निकलता है उससे कागज बनता है, और जो सिरा से शराब भी बनाया जाता है। खैर सब जानते हैं कि जितने भी ये होता है गन्ने से तो शराब बनता ही है, खास गुड़ से बनता है। चलिए और आगे देखते हैं इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती हैं। पहले देखते हैं तापमान के बारे में। तापमान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान से 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 32 अंश सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर तथा 18 अंश सेंटीग्रेड तापमान के नीचे का तापमान, मतलब इससे के नीचे का तापमान इस फसल के लिए हानिकारक होता है। ओके। गन्ने के पकने के समय मौसम साफ एवं तेज धूप की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं बच्चों लोग कि भाई जितना ज़्यादा धूप पड़ेगा गन्ने में मिठास उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है। वर्षा के बारे में देखते हैं। चूंकि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि सिंचाई मतलब वर्षा नहीं होती, वहाँ पर सिंचाई के द्वारा भी इसको लगाया जा सकता है। अगले देखते हैं मिट्टी के बारे में कि कैसी मिट्टी गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ गहरी दोमट मिट्टी आवश्यक है, जो नमी बनाए रखे। मतलब नमी मतलब उसमें नमी की मात्रा या नमी सोखने की क्षमता उस मिट्टी में ज़्यादा रहे, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। खासकर जो लावा निर्मित काली मिट्टी है उसमें गन्ने का उत्पादन सबसे अच्छे तरीके से होता है, ऐसा माना जाता है। उर्वरक के बारे में देखते हैं। उर्वरक एक महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि गन्ने की फसल मृदा की उर्वरता को कम कर देती है
अतः अत्यधिक मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। मतलब गन्ना जितना अधिक मात्रा हम लगाते हैं उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति वैसे ही कम हो जाती है, इसलिए उसमें हर बार खाद की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। जैसे हमने पहले बताया, भारत में गन्ने की औसत उपज 65 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि हवाई द्वीप में 175 टन एवं क्यूबा में 150 टन प्रति हेक्टेयर है। इसका मुख्य कारण जलवायु का फसल के अनुकूल ना होना है। बिल्कुल, भारत के दक्षिण भाग में प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत की अपेक्षा जलवायु और मिट्टी का अनुकूल होने हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के दक्षिण भाग में यहाँ की लावा निर्मित मिट्टी पाई जाती है और यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ये सबसे मुख्य कारण है गन्ने के सबसे अधिक उत्पादन होने का। अगला देखते हैं कि यहाँ भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर गन्ने की मुख्य रूप से खेती की जाती है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने में भारत प्रथम स्थान है। ओके, यहाँ भारत की कुल उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन किया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बच्चे लोग देखते हैं, पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा है रोहिलखंड का मैदान, तीसरा है तराई क्षेत्र और चौथा है मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश। ये 4 मुख्य रूप से क्षेत्र है जहाँ पर गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तराई क्षेत्र मतलब क्या होता है? तराई क्षेत्र मतलब पर्वत का नीचे वाला भाग, ये पर्वतपदी जो होता है ना, जहाँ पर नदियाँ उतर के आती हैं, और पर्वतपदी वाले भाग में क्या होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और आगे चलकर वो नदियाँ फिर से पुनः प्रकट हो जाती है, तो वहाँ वो हिस्सा दलदली हो जाता है। उसी हिस्से को तराई क्षेत्र कहते हैं। अगला देखते हैं बच्चे लोग, आगे क्या है? आगे है दूसरा है महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। पूरे भारत का 15% गन्ना महाराष्ट्र में ही पैदा होता है। बिल्कुल, गन्ने का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है भाई? कोल्हापुर में होता है, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सांगली, नासिक व सतारा जिलों से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से ये बताया हूँ वो सब जिले हैं जहाँ पर गन्ना की खेती होती है। तीसरा देखते हैं तमिलनाडु। गन्ने के उत्पादन में तमिलनाडु भारत में तीसरा स्थान रखता है। पूरे भारत में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है। मैं ये पहले बताया क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण भारत का है, इसलिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है। कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ओके, आगे देखते हैं अन्य प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भाई? गन्ने का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्य है कर्नाटक। इसके अंतर्गत शिमोगा, रायचूर, बेल्लारी, बेलगांव और कोलार जिले शामिल हैं। और है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। ये मुख्य रूप से राज्य हैं जहाँ पर गन्ने की खेती होती है। आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, आपको नक्शे के बारे में बताया गया है, मानचित्र के बारे में इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर गन्ने की कृषि होती है। उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटका और बाकी बताया गया है स्पष्ट रूप से। आगे देखते हैं फिर इसका गन्ने का उत्पादन और खासकर इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है। 1950 से लेकर के वर्तमान समय तक गन्ने के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। ओके, देश में पैदा होने वाले कुल गन्नों में लगभग 40% भाग गुड़ व खांड बनाने में उपयोग किया जाता है तथा 40% भाग चीनी बनाने में किया जाता है और 20% भाग को हम क्या करते हैं, या तो घर में सेवन कर लेते हैं या फिर उसका रस बनाकर, या जूस जानते हैं आप लोग उसको, जूस बना करके पीते हैं। इन सब चीज़ों में इसको खपत कर देते हैं। पूर्व में हम विदेशों से चीनी का आयात करते थे, मतलब मंगाते थे, लेकिन वर्तमान समय में चीनी मिलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे चीनी उत्पादन में हम लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। फिर भी क्या होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में हम चीनी का ना निर्यात कर देते हैं। किसको भेजते हैं भाई? किसको बेचते हैं? किसको है? कनाडा को, ब्रिटेन को, मलेशिया को और दक्षिण कोरिया को और जर्मनी को हम लोग कुछ हद तक चीनी को निर्यात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं जूट के बारे में। जूट को क्या पटसन भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़ में इसको खासकर पटवा कहते हैं, आपको पता होगा। देखते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है कॉरकोरस। इसका भी मूल स्थान भारत को ही माना जाता है। भारत में ही इसको सबसे पहले उगाया गया ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं इसको।
जूट एक रेशेदार फसल है। रेशेदार मतलब जैसे हमने कपास को पढ़ा, कपास भी एक रेशेदार फसल है, जूट भी क्या है, उसमें रेशा निकलते हैं, तो रेशेदार फसल। इसे सोने का रेशा भी कहा जाता है, मतलब चमकदार रहता है, सोने का रेशा कहते हैं। भारत में जूट की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। अब देखो भाई, ये भी इसका भी जन्म स्थान भारत में ही है, तो प्राचीन काल से उत्पादन होगा ही। इसका जूट जूट के पौधे की जो लंबाई होती है वो 6 से 12 फीट लंबा होता है। इसकी भीतरी छाल से रेशा निकाला जाता है। भीतरी छाल मतलब इसमें जो छाल रहता है, छाल से ही रेशा बनता है। अभी देखेंगे आगे। जूट या पटसन के पौधे से रेशों को अपगलन विधि, अपगलन मतलब गला करके, विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए पटसन को नदी या तालाब में डुबा दिया जाता है तथा इसके सड़ जाने के बाद रेशों को सुगमता से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः इसकी खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। मतलब हम भाई जूट को काटते हैं, फिर उसको पानी में सड़ाया जाता है। पानी में सड़ाने के बाद ही उससे क्या रेशा को निकाला जाता है। आगे देखते हैं। जूट का रेशा निकालने की विधि देखिए। इसमें चित्रक माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि जो भाई जूट को काट करके उसको पानी में डुबाया गया है, फिर रेशा को निकाल के सुखाते हैं, फिर इसको अलग अलग करते हैं और बांध करके देखिए उसको धागा बनाया जाता है, इसको रेशा बनाया जाता है। देखो चित्रक माध्यम से पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं फिर। ओके, आगे है इसके भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती हैं भाई, देखते हैं। तापमान, यह एक आर्द्र जलवायु की फसल है। आर्द्र माने कि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा बारिश मान के चलिए, ये नम जलवायु की फसल है जो खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री तापमान उपयुक्त माना गया है। जितनी अधिक गर्मी पड़ती है रेशा उतना ही चमकदार होता है। बिल्कुल सही। वर्षा देखते हैं। इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा की आवश्यकता होती है। जूट की उत्तम फसल हेतु वर्षा नियमित अंतराल पर होनी चाहिए। इसमें रेशा चमकदार व मजबूत होता है। मतलब बारिश वाले मौसम में या बारिश वाले स्थानों में ही खासकर इसको लगाया जाता है। आगे देखते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए जूट के लिए। जूट की खेती के लिए जलोढ़ अथवा काप मिट्टी अधिक उपयुक्त है। ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी आदर्श मानी गई है। बिल्कुल सही। इसीलिए इसका सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिम बंगाल के आसपास हुआ है। आगे देखेंगे इसको हम। श्रम के बारे में देखते हैं। श्रमिक और श्रम के बारे में। जूट निर्माण का अधिकतर कार्य हाथों से ही किया जाता है। इसके कारण इसमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सटीक है, ये तो समझ आ गएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं बच्चों लोग, आगे क्या है। देखिए जूट से बनी, हम देखते हैं जूट क्या है भाई। जूट से बनी कौन कौन सी सामग्री जो बनती है, देखिए इसमें ये है। देखें इसको, हम लोग धान का बोरा है और इसका बैग्स वगैरह है, और गलीचा है, दरी है, और रस्सी है, चटाई है, टोकरी है। ये सब चीज़ें बनाई जाती है और बहुत ही उपयोगी होती है, पर्यावरण के भी बहुत उपयोगी होती है। आगे देखते हैं। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन हो सकते हैं। देश में विभाजन के पूर्व जूट के उत्पादन में भारत का एकाधिकार था। मतलब पूरे विश्व में भारत का एकाधिकार ऐसे कह सकते हैं। लेकिन विभाजन के बाद जूट उत्पादक जो क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया, पश्चिम बंगाल चला गया। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश के तो अभी क्या है, अभी जूट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, बांग्लादेश का पहला स्थान से कह सकते हैं। पूरे विश्व में लगभग 40% जूट भारत में उगाया जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य आगे उल्लेखित हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है पश्चिम बंगाल। जूट पटसन उत्पादन में पूरे भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही। इससे पहले मैं आपको बताया हूँ, यहाँ हुगली नदी के दोनों किनारे में 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी व लगभग 100 किलोमीटर लंबी जूट उत्पादक पेटी है। बिल्कुल इसी के समीप जूट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ओके, भारत में ही सर्वप्रथम जूट का कारखाना 1859 में ही पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर ही स्थापित किया गया था। ये जो है, मतलब पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य है जूट उत्पादन करने में। पश्चिम बंगाल पूरे देश का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। यहाँ मुर्शिदाबाद, 24 परगना जिला, हुबली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी और मेदिनीपुर नामक जिले हैं, वहाँ जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, बिहार।
जूट उत्पादन में बिहार भारत में बिहार का दूसरा स्थान है। यहाँ तराई भागों में जूट की पेटी विस्तृत है। तराई मतलब ये क्या है, बिहार भी पहाड़ों से लगा हुआ है, हिमालय पर्वत से नीचे वाला भाग है, तो यहाँ भी मुख्य रूप से जूट की खेती होती है। यहाँ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर तथा संथाल परगना जो जिला है वहाँ पर जूट का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। तीसरा देखते हैं असम के बारे में। तीसरा असम है, मतलब असम का भारत में जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है। ओके, ठीक है बच्चे लोग। यह जूट की खेती सूरमा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में की जाती है। यहाँ के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कामरूप, धरांग, तेजपुर, नवागांव व शिवसागर जिले हैं। मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं खासकर, वहाँ पर ही जूट उत्पादन किया जाता है, क्योंकि नदी में क्या है कि नदी में उसको सड़ाया जाता है, ये मुख्य रूप से। आगे देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा महानदी के डेल्टाई भाग में जूट की खेती होती है। जल की आपूर्ति महानदी से की जाती है। यहाँ कटक, पुरी तथा बालासोर जूट उत्पादक जिले हैं। अन्य प्रमुख राज्य कौन कौन से हो सकते हैं भाई? भारत के अन्य जूट उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मेघालय। आगे देखते हैं बच्चे लोग। देखिए जूट उत्पादक जो प्रमुख राज्य इसके बारे में बताया गया है, जो कलर है वो सब जूट उत्पादक राज्य हैं। एक है, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा के बारे में इसे बताया गया है। आगे देखते हैं बच्चे लोग उत्पादन व व्यापार। भारत विश्व का प्रमुख जूट उत्पादक होने के कारण जूट निर्मित वस्तुओं का निर्यातक भी है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत बांग्लादेश, ब्राज़ील व फिलीपींस से जूट का आयात करता है। मतलब बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस से जूट को खरीदता है तथा जूट से बनी वस्तुओं का, उसका जूट से जो वस्तुएं बनाता है उसको अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा और बहुत सारे देशों को क्या करता है, वो भारत निर्यात भी करता है। और भाई विदेशी मुद्रा तो हासिल करेगा ही। आगे देखते हैं चाय के बारे में। चाय तो सब जानते होंगे, टी। इसका वैज्ञानिक नाम है क्यामेलिया साइनेंसिस। ओके, मूल स्थान इसको चीन माने, चीन कह सकते हैं, चीन ही मूल स्थान है, या फिर ये कहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत जो चीन से लगा हुआ है, तो ये है उसका मूल स्थान। इसके बारे में देखते हैं आगे। चाय की पत्ती तोड़ती महिलाएं। देखिए चाय कैसे तोड़ा जाता है। महिलाएं उसको हाथ से चुनकर तोड़ती हैं चाय की पत्तियों को। चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की हूँ मैं। आगे देखते हैं। चाय भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ओके, यह दक्षिण पूर्वी एशियाई भागों का मूल पौधा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग तो चीन ही है। चीन और भारत का जो पूर्वोत्तर भारत भी कह सकते हैं उसको, रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। ओके, व्यावसायिक पैमाने में इसके उत्पादन का श्रेय सन 1840 ईस्वी में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। मतलब लॉर्ड विलियम बेटिंग जब 1840 में गवर्नर जनरल थे, उस समय चाय का व्यावसायिक उत्पादन हुआ, ऐसा माना जाता है। सन 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए। शुरू सबसे पहले ले गए और धीरे धीरे ये समूची दुनिया का प्रिय पेय बन गया। तो पहले क्या 1610 में ऐसे ले गए, मतलब यूरोप ले गए इसको पकड़ के चीन से, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आज पूरे विश्व में चाय पिया जाता है, सब जानते हैं आप लोग। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 1/3, मतलब 3 भाग में से 1 भाग जो चाय का उत्पादन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। ठीक है बच्चे लोग, आगे देखते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती है। पहला तापमान देखते हैं। चाय एक उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु वाला पौधा है। इसके लिए 25 अंश सेंटीग्रेड से 30 अंश सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। पाला मतलब जब पाला गिरता है, बर्फ जम जाता है, तो क्या होता है, इसकी पत्तियां हो जाती, खराब हो जाती हैं। तेज धूप से चाय की पत्तियों को नुकसान होता है, इसलिए छायादार वृक्षों के नीचे इन पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, वर्षा देखते हैं। चाय के लिए क्या है, सर्वाधिक वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच चाय की पत्ती को लगाया जाता है। आगे देखते हैं धरातल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरातल पहले देखते हैं। धरातल इसलिए सपाट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें हल्के ढाल वाली भूमि पर ही चाय के बागान लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं भाई? क्योंकि बारिश का जो जल होता है
वो क्या हो जाता है, अगर जड़ों में इकट्ठा होगा तो क्या हो जाता है, पौधे या तो पौधे मर जाएंगे या गल जाएंगे। इसलिए ढाल वाली भूमि होनी चाहिए, या बारिश हो और ढाल के सहारे वो नीचे बहकर चले जाएं। ठीक है, इसीलिए उसको पहाड़ी ढलान पर ही चाय के बागान लगाए जाते हैं। मिट्टी देखते हैं, चाय की पैदावार के लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। इसमें लोहांश, फास्फोरस, पोटास, चूना तथा जीवांश प्रचुर मात्रा में हो। मतलब इस ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए जिसमें लोहा की मात्रा हो, फास्फोरस की मात्रा हो, पोटास की मात्रा हो, चूना और जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसके श्रम श्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई चाय के बागान है, इसमें चाय लगाने के लिए, उसके निराई के लिए, छटाई के लिए, फिर पत्ती को चुनने के लिए, फिर उसको सुखाते हैं, फिर चाय पत्ती बनाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुशल श्रमिक चाहिए और बहुत सस्ते श्रमिक भी चाहिए। आगे देखते हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में। भारत में लगभग 4,38,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बागान हैं। इसमें लगभग 13 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, 13 लाख। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत के पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा व केरल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। देश का लगभग 95% चाय इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चलो। पहला है असम। जो असम है, देश का सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत का लगभग 54% चाय का उत्पादन असम ही करता है। यहाँ चाय के बागान ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा नदी घाटियों की पहाड़ियों पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ कामरूप, तेजपुर, लखीमपुर, गोलपाड़ा और शिवसागर जिलों में ही इसकी खेती होती है। आप सुने होंगे कि असम की चाय भारत में बहुत फेमस है, वैसे ही विश्व में भी बहुत ज़्यादा फेमस है असम की चाय। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल। चाय उत्पादन में इस राज्य का देश में दूसरा स्थान है, मतलब पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। यहाँ चाय के बागान दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार तथा पुरुलिया जिले में विस्तृत है। दार्जिलिंग की चाय पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आप सब जानते हैं दार्जिलिंग कितना फेमस है चाय के लिए। तीसरा देखते हैं बच्चे लोग, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी व कोयम्बटूर जिलों में, नीलगिरी और कोयम्बटूर 2 जिले हैं जहाँ पर चाय की मुख्य फसल होती है। मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ी की ढलानों पर ही चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, कहाँ, तमिलनाडु में। और बाकी दूसरा राज्य एक बार हम देख लेते हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य हैं, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड व झारखंड महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य है। मतलब जहाँ जो पहाड़ी राज्य है वहीं पर मुख्य रूप से चाय का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं बच्चे लोग, ये देखिए नक्शे के बारे में बताया। नक्शे के लिए बताया गया है कि भाई पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, केरल और बाकी तो कम मात्रा में है। मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल और केरल के बारे में आपको बताया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है चाय का। चाय एक बगानी व नकदी फसल है। विश्व में चाय के निर्यात में भारत का प्रथम स्थान है। इसमें भी चाय भाई भारत प्रथम है। भारतीय चाय पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। भारत में चाय का निर्यात विश्व में 80 से अधिक देशों में किया जाता है। 80 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करती है भारत। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, रूस, मिस्र, अफगानिस्तान, ईरान, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएई, इराक, कुवैत, तुर्की, न्यूजीलैंड और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर क्या करते हैं, हम चाय का निर्यात करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों लोग। आगे है, अंतिम है कहवा। देखिए कहवा का बीज देखिए, कहवा मीन्स कॉफ़ी होता है। हम कॉफ़ी पीते हैं ना, उसी कहवा कहते हैं। ओके, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका है कॉफिया अरेबिका। मूल स्थान है इथियोपिया। अभी इथियोपिया कहाँ है, इथियोपिया अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका। तो अफ्रीकन कंट्रीज में इथियोपिया में पहले बार इसको खोजा गया था। यमन और यमन भी कहा कहीं कहीं पर आता है। यमन मुख्य रूप से एशियाई देश है, लेकिन इथियोपिया ही हम ज़्यादातर मानते हैं कि इथियोपिया में ही सबसे पहले कहवा प्राप्त किया गया था। आगे देखते हैं, कहवा एक पेय पदार्थ है जिसे कहवा की झाड़ी से प्राप्त फलों के बीज को सुखाकर, बीजों को भूनकर तथा पीसकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन एक तत्व है जो पाया जाता है जो शरीर में होने वाली थकान व आलस को दूर करने में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हम कॉफ़ी पीते हैं, देखते हो कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, बिल्कुल ये सब कैफीन कारण होता है।
कहवा की खेती की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्नाटक राज्य के बाबा बूदम की पहाड़ियों से शुरू की गई थी। कर्नाटक में बाबा बूदम की पहाड़ी है, वहाँ सबसे पहले इसके बागान लगाए गए। सन 1830 में मैसूर राज्य में सर्वप्रथम कहवा का बागान बनाया गया। इसके बाद तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी कहवा की खेती की जाने लगी। भारतीय कॉफ़ी का अपने उत्तम स्वाद और चमक के कारण विश्व बाजार में बहुत मांग है। भले ही हम बहुत कम मात्रा में कॉफ़ी को उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय कॉफ़ी जो होती है ना, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है, इसलिए पूरे विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। आगे देखते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती हैं। पहले देखते हैं तापमान के बारे में। साधारणतः इसके लिए 12 अंश सेंटीग्रेड से 30 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा अधिक तेज धूप को सहन नहीं कर सकता, मतलब चाय की तरह, अतः इसके आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे लोग, वर्षा कैसी होती है। कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। देश में यह पहाड़ी ढालों पर पैदा होता है। दक्षिण भारत में कहवा के उद्यान साधारणतः घाटी के पार्श्ववर्ती भागों में तथा पश्चिमी घाटों पर पाए जाते हैं। ये भी पहाड़ी ढलान पर ही, मतलब पार्श्ववर्ती भागों में ही इसके बागान को लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए। कहवा के लिए दोमट मिट्टी या ज्वालामुखी से निकली हुई जो लावा है, उससे बनी हुई जो काली मिट्टी है, वह इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इसमें ह्यूमस और लोहे के अंश पर्याप्त मात्रा में हों। श्रम कहवा के वृक्षों को रोपने के लिए, इसको स्थानांतरित करने के लिए, मतलब एक जगह दूसरे जगह हम ले जाने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए, फिर सुखाने के लिए, उसको भूनने के लिए और पीसने के लिए तथा उसको डिब्बा बंद करने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे लोग, आगे देखते हैं कहवा के प्रकार। कहवा के प्रकार 2 प्रकार है कहवे के मुख्य रूप से। पहला है रोबस्टा बोलते हैं उसको। यह क्या है, एक मध्यम श्रेणी का कहवा माना जाता है। इसमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते या रोग नहीं लगता, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन जो अरेबिका है, दूसरा जो अरेबिका नामक जो कहवा है, ये बहुत ही सर्वोत्तम किस्म का बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी माना जाता है। तो इसमें क्या कीड़े बहुत लगते हैं, रोग बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए ये आजकल इसका जो वो है फसल है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन पूरे विश्व में ना सबसे ज़्यादा इसी अरेबिका जो कॉफ़ी की मांग है। भारत में लगभग 60% जो कॉफ़ी है वो अरेबिका ही बोई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है। अभी भारत में कहवा की खेती के लिए दक्षिण भारत में उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ कहवे की खेती के लिए कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य प्रसिद्ध है। पहला देखते हैं बेटा कर्नाटक के बारे में देखते हैं। यह भारत का सबसे अधिक कहवा उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहाँ पूरे भारत का लगभग 70% कहवा उत्पादन किया जाता है। यहाँ चिकमंगलू, शिमोगा, हासन तथा मैसूर जिला कहवा के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, आगे है केरल के बारे में। केरल दूसरा है। केरल स्थित पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर कहवा की खेती की जाती है, जो पूरे भारत को लगभग 20% कहवा का उत्पादन करता है। ओके, यह मुख्य रूप से कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़ तथा कुन्नूर जिला में कहवा की खेती की जाती है। मतलब दूसरा स्थान केरल का है। तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है कॉफ़ी के उत्पादन में। तमिलनाडु के पलनी हिल, जानते हो पलनी पहाड़ी बोलते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी है, उसके ढलान पर ही कहवा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मदुरई, चेन्नई और सलेम जिले में कहवा का उत्पादन किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इस तरह से कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है कहवा उत्पादक राज्य। इसमें बताया गया दक्षिण भारत को ज़्यादा उसमें फोकस किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है कहवे का। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% कहवा ही पैदा किया जाता है। मतलब पूरे विश्व में जितना कहवा होता है, उसका 4.5% ही उसको कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है, किंतु इसका स्वाद बहुत उत्तम होता है, इसलिए इसका विश्व बाजार में बहुत अधिक डिमांड है कहवा का। आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक कहवा के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। देश में पैदा होने वाले कहवा
का 60% भाग को निर्यात के लिए जाता है, बाकी 40% को हम यूज करते हैं। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख देशों में रूस, कनाडा, ब्राज़ील, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस तरह से बच्चे लोग, ये आज का क्लास है ख़त्म हो गया और भारत के जो प्रमुख फसलें हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर उसका ख़त्म हो गया मान के चलिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मेरे अब यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे और वीडियो डालूँगा। ठीक है बच्चों लोग, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, थैंक यू।